नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे विशेष विश्लेषण कार्यक्रम में, जहां हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के सबसे संवेदनशील एक संस्थान, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। दोस्तों, आज की मुद्दा एक चुनाव, एक राज्य और एक घटना का नहीं है, बल्कि देश में उठ रहे चुनाव आयोग के खिलाफ उस आवाज के साथ है, जिसमें चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, उसका कार्यशैली और उसकी सक्रियता पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग भारत के सभी राज्यों में एक समानता के साथ कार्रवाई करती है या कुछ जगहों पर ढिलाई और कुछ जगहों पर अति कड़ाई करती है। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से सरकारी योजनाओं के नाम पर 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाले गए, क्या यह कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था? और अगर यह कोड ऑफ कंडक्ट था तो चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? साथ ही विपक्ष के द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ महाभियोग लाना यह लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है, या यह एक चुनावी टकराव है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब को जानने के लिए आज हमारे साथ हमारे एक खास मेहमान चंदन जी मौजूद हैं। चंदन जी नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्ते आपको। चंदन जी, भारत को, हम सभी भारतीय होने के नाते इस चीज पर सदैव गर्व किए हैं कि हम लोग उस राष्ट्र के लोग हैं जिस राष्ट्र को कहा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और आपको मालूम है कि जैसा हम सब लोग जानते हैं कि लोकतंत्र की नींव ही चुनाव होता है, और चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसी भी देश के इलेक्शन कमीशन की होती है। सबसे पहले हम विस्तृत तौर पर यह जानना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का वर्क क्या है और वह कैसे काम करता है, क्योंकि आज भी हमारे देश में लोगों को ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ चुनाव करवा देना है। मैं चुनाव इस सवाल से ज्यादा मैं जानना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग की कार्यशैली क्या है, उसकी संवैधानिक पावर क्या है। विस्तृत थोड़ा बताएं हमारे व्यूअर्स। पहले धीरेन्द्र जी, आपको मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और बहुत ही ये महत्वपूर्ण जो टॉपिक पर आपने मुझे बोलने का जो समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक सवाल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग है लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए। जिस तरह से लोकतंत्र का जो मीडिया है, जिसे चौथा स्तंभ बोला जाता है, उसी तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा स्तंभ अगर कोई है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। और ये जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारू रूप से चुनाव कराना। और अगर मेरे शब्दों में अगर देखिएगा तो ये लोकतंत्र का ऑक्सीजन है। सो मिस्टर धीरेन्द्र जी, कैन यू इमेजिन द लाइफ विदाउट हैविंग नो। ऑक्सीजन? नहीं। सिमिलरली उसी तरह लोकतंत्र के लिए इलेक्शन कमीशन बहुत ही जरूरत है। और जहां तक सवाल है, आपको मैं कुछ बता देना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, ये पहले जो कमिटी थी, पहले किस तरह ये चुना जाता था और अब क्या प्रोसीजर है। देखिए, पहले जो था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये उसमें सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री और कुछ कैबिनेट मिनिस्टर होते थे। लेकिन 2023 में नियम आया, उसमें क्या हुआ नया लॉ में कि उसमें प्रधानमंत्री और एक लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजीआई को लिया गया। इसके बाद फिर लॉ में कुछ डिफरेंस लाया गया और उसमें जो सीजीआई थे उनको हटा करके अब एक कैबिनेट मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री के चुने हुए हैं। इस तरह करके ये लोग रिकमेंड करते हैं ये प्रेसिडेंट को, कमिश्नर फिर अपॉइंट करते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है कि फिर ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कैसे रहा? तो इसका जवाब ये हो सकता है कि अगर आप कह सकते हैं कि इफ इट इज इलेक्टेड बाय द कमिटी which consists of prime minister and a cabinet minister which is selected by prime minister and a leader of opposition, and on the recommendation of these three people prime minister appoint the election commission of India. अगर ऐसा है, if it is so, then इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कैसे हो गया? तो इसके लिए भी ये सारी चीजें हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुन लिया गया है तो फिर वो किसी के दबाव में नहीं रहता है। उसका जो फंड है वो गवर्नमेंट नहीं देती है, पार्लियामेंट देती है, जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। और जहां तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ये इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस बॉडी है मेरी तरफ से। ओके, ये तो है चुनाव आयोग की विस्तृत जानकारी की है, क्या है, कैसे वर्क करती है, उसकी पावर क्या है, संवैधानिक पावर क्या है। चंदन जी, बिहार में हुए हाल ही में विधानसभा चुनाव में सरकारी योजनाओं को लागू किया गया सरकार के द्वारा जस्ट चुनाव से पहले, और चुनाव के दौरान चूंकि छूट छूट हुआ था, महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाले गए। सरकार का पक्ष है
ये हमारी सरकारी योजना के तहत डाला गया है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि यह पैसा दे करके महिलाओं को खातों में 10,000 रुपए वोट को प्रभावित किया। और लोगों को माइंड में ये है, लोगों ने ये पूछना शुरू कर दिया है कि क्या यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था, और ये था तो चुनाव आयोग की चुप्पी क्यों है? आपको क्या लगता है? देखिए धीरेन्द्र जी, पहले हम ये समझते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइन व्हिच इज इशूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक गाइडलाइन होता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा सेट किया जाता है, और इसमें ये होता है कि आप घूसखोरी करना, लोगों को प्रलोभन देना या कोई भी ऐसा काम जो अलोकतांत्रिक हो, वैसा काम नहीं करना है। ये पॉलिटिकल पार्टीज पर, नेताओं पर और जो भी वरिष्ठ लोग हैं उन लोगों पर ये लगता है। इसमें आप रिश्वत, घूसखोरी या कोई किसी को डराना, धमकाना या गन पावर, मैन पावर, मसल्स पावर, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ये है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जहां तक सवाल है 10,000 रुपए का, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में साफ मेंशन है कि ऐसा कोई भी स्कीम चुनाव अवधि में लागू नहीं होना चाहिए, न कोई लाभ दिया जाए और न कोई आर्थिक फायदा घोषित हो। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहता है। तो इसमें देखिए, जहां तक सवाल है 10 रुपए में, इसमें कोई रिश्वत जैसी तो बात नहीं है, लेकिन जो टाइमिंग है, टाइमिंग पर जरूर सवाल उठता है इसका। ऐसे समय में आखिर ये क्यों चुना गया? सबसे बड़ी बात यह है जरूर। कि 26 सितंबर को महिला मुख्यमंत्री योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ये डेट अनाउंस करते हैं कि प्रत्येक महिलाओं को अकाउंट में 10-10 हजार रुपया दिया जाएगा। तो टाइमिंग तो इसमें थोड़ा मैटर करती है। और जहां तक सवाल है, अब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है या नहीं, ये आप और हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये डिसाइड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कर सकता है। लेकिन इसका जो एमसीसी का जो भावना कहती है, उसी को देख करके ये तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। ये बात है। पैसा गलत है या सही है, ये आयोग डिसाइड करेगी, आप और हम नहीं कर सकते। अगर आयोग डिसाइड करेगी तो भारत में बहुत सारे चुनाव हुए। इसका एक एग्जाम्पल बहुत तत्काल में दिया जा सकता है कि बिहार चुनाव से पहले इसी भारतवर्ष में दिल्ली में चुनाव हुआ। लोगों का कहना है, या डिबेट शुरू हो चुका है नेशनल मीडिया पर, कि जब दिल्ली में चुनाव था और सरकार वहां आम आदमी पार्टी की थी, तो वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत चुस्त दिखा, जबकि बिहार इलेक्शन के दौरान उसकी चुस्ती कहीं नहीं दिखी। यहाँ तक कि जी, चुनाव होने के बाद भी बहुत सारे जगह पर बैलेट पेपर, वीवीपैट जो पोस्टल होते हैं वो फेंका हुआ मिला, कहीं ट्रक घुसते हुए देखा गया। तो फिर सवाल तो बनता है इस पर कि अगर ईसीआई क्या कर रहा था, और 10,000 रुपए, अगर ठीक है, क्या ऐसा एग्जाम्पल है कि चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसी और राज्यों में भी इतनी ही ढिलाई बरती हो? आपको कुछ ऐसा एग्जाम्पल है तो प्लीज हमें विवश को दीजिए। देखिए धीरेन्द्र जी, जहाँ तक सवाल है दिल्ली जो चुनाव हुआ था, उसमें छोटे बयान पर भी नोटिस लिया जाता था और प्रचार पर भी रोक लगा दिया जाता था। मतलब वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुस्त और तंदुरुस्त दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जब आप बिहार की बात कीजिएगा, वहाँ पर कहीं न कहीं निष्क्रियता तो झलक ही रही थी। स्थानीय ऑफिसर की भी निष्क्रियता थी और आयोग जो ऑब्जर्व करता था, लेकिन वो कोई मतलब एक ठोस कार्रवाई नहीं कर पाता था। जैसे आप उदाहरण देखिए, सासाराम, चाहे समस्तीपुर, बहुत सारे अन्य इलाकों में कहीं सीसीटीवी बंद। मानते हैं कि कुछ गड़बड़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं की, लेकिन लोगों के बीच में जो एक दुर्भावना जो जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रति, ये कहीं न कहीं एक जीवित लोकतंत्र के लिए, जैसे कि आपको मैंने शुरू में ही कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑक्सीजन की तरह लोकतंत्र में काम करती है। सुस मतलब कि इलेक्शन करवाना ही बड़ी बात नहीं है। सुचारू रूप से फ्री एंड फेयर एंड अनबायस्ड 3 चीज़ के बिना अगर इलेक्शन हो रहा है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। और जहाँ तक आप ये बोले कि टाइमिंग का, देखिए अब हम कुछ-कुछ आपको हम घटना डिटेल में देना चाह रहे थे जी, थोड़ा-सा इस पर आप नोटिस कीजिएगा। देखिए 2004 में क्या हुआ था कि जयललिता ने आपको हर किसान को पैसा देने के लिए जो वादा किया था, इलेक्स और चुनाव भी आ गया था, जो कि योजना पहले से चल रही थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेशन बता कर के उसको मना कर दिया था। यही नहीं, फिर 2011 में आपको मतलब कि ये आपको टीवी देने के लिए उसी राज्य में बात की गई थी, जहाँ पर सब इलेक्शन कमीशन ने इसको भी मना कर दिया था, चुनाव के समय ही था। ये योजना भी पहले चल रही थी। और मतलब ये जो योजना आपको सितंबर 2006 से चल रही थी, 2011 में नहीं बाँटने दिया कि नहीं, आप नहीं बाँट सकते, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ये जो है वायलेशन है। फिर मार्च 2004 में आपको आंध्र प्रदेश जो 14,000 करोड़ रुपया जो लोगों को देना चाह रही थी 6 योजनाओं के तहत, उसको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उसको वायलेशन माना। और सबसे बड़ी बात है, नवंबर 2023 में तेलंगाना सरकार प्रत्येक किसानों को हर एकड़ पर 5,000 रुपया देना चाहती थी। और उस समय के जो वित्त मंत्री थे टी हैरिस राव, जो एक योजना थी हम्म। राइट टू
बंधु योजना करके देना चाहती थी, लेकिन योजना को नहीं देने गए, उसके अंतर्गत लोगों को पैसा और लाभ नहीं देने दिया गया। इलेक्शन कमीशन का शर्त था कि इस डिसबर्समेंट को इलेक्शन पीरियड में प्रचारित भी ना किया जाए। और आपको एक हम स्टेटमेंट पढ़ना चाहेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उसमें क्या बोला था? टिल द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन द स्टेट सीज टू अप्लाई देयर शैल नो बी डिसबर्समेंट अंडर द स्कीम। आप मतलब कि न प्रचार भी नहीं कर सकते, उसका व्याख्या भी नहीं कर सकते हैं, मतलब कि चुनाव प्रचार में। और सोचिए, यहाँ तक बिहार का जो इलेक्शन था उसमें खुलेआम 10,000 रुपया दिया जा रहा था। मान लीजिए कि 6 तारीख को अगर चुनाव है तो जस्ट आपको 3 दिन पहले 3 तारीख को दिया गया था, फिर 7 तारीख को दिया गया था। तो बताइए अरे सर, इन्फ्लुएंस सर 11th को सेकंड सेकंड टर्म का चुनाव था बिहार में, और उससे पहले 9th और 7th के बीच में पैसा अकाउंट या में डाले गए महिलाओं के खाते में, हुँ, हुँ, हुँ। और चुनाव आयोग की एक प्रतिक्रिया तक नहीं आती है, तो फिर तो सवाल तो उठता है। वाजिब है, आपका ये जो सवाल है धीरेन्द्र जी, वाक़ई बहुत लाजिब है और ये शीशे की तरह साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं तो बायसनेस तो झलक रही है। कहीं न कहीं चुनाव आयोग की निष्क्रियता तो झलक ही रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप बिल्कुल सही प्रश्न पूछ रहे हैं। सर, जब बात इतना हो ही गया है तो कुछ विपक्ष के मुद्दे भी यहाँ डिस्कस कर ली जाए। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है, राहुल गांधी या विपक्ष के सारे नेता लगभग हर जगह ये आरोप उठा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार कमजोर हो रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में और उसके दबाव में अपना कार्यपद्धति को निर्धारित कर रहा है। आपको लगता है कि ये सही है? क्या विपक्ष राजनीति कर रहा है इस मुद्दे को लेकर? आप कैसा देखते देखिए, हैं? सबसे बड़ी बात है धीरेन्द्र जी, जिस तरह से 10,000 रुपए महिलाओं को दिए गए, पहली बात आप थोड़ा-सा क्रोनोलॉजी समझिए। ये जो सरकार बोल रही है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को दिया गया, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए। पहली बात कि और वही महिलाएँ जो हैं, आशा जीविका दीदी के नाम से जानी जाती है और यही महिलाओं को पोलिंग बूथ पर बिठा दिया गया था लोगों को, और उसमें ये बताया जाने लगा कि अभी 10,000 रुपए मिले हैं, बाद में इस 2 लाख रुपए और मिलेंगे। तो ये क्या दिखा रहा है? आप ये इसको लीगैलिटी बोलिएगा, ये दिख रहा है? ये क्या ये ब्राइबरी नहीं है? पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब महिलाएँ वहाँ पर बैठी थी, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही थी और भी महिलाओं को कि अभी इतना मिल गया और फिर बाद में और मिल सकते हैं। तो ये साफ दिखता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, पहली बात। हालाँकि विपक्ष के नेता जो हैं तेजस्वी प्रसाद, अगर वो भी बोल रहे थे कि 30,000 रुपए हम महिलाओं को देंगे मकर संक्रांति के दिन, तो ये भी खुलेआम एमसीसी का वायलेशन हो गया। अब देखिए, आपको हम सवाल उठाते हैं कि हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में आईएएस ऑफिसर, टोटल तमाम पुलिस प्रशासन व्यवस्था तमाम उसके अंदर ये होता है। वो किसी भी मिनिस्टर को, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को नोटिस भेज सकता है। उसमें पावरफुल के लिए केवल और केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, विपक्ष का जो आप सवाल उठा रहे हैं, कहीं न कहीं, किन्हीं न किन्हीं मुद्दों पर विपक्ष अपने स्टैंड पर सही है। सर, तब तो जो विपक्ष के द्वारा अभी हाल ही में ऐसा बयान सुनने में आ रहा है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट लाने का प्लान कर रहा है। आपको लगता है कि भारत के एक स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए ये लाभदायक है, या भारत के स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए एक काला धब्बा की तरह साबित होगा, या एक राजनीतिक टकराव पैदा करेगा? आप इसको कैसा देखते हैं? देखिए धीरेन्द्र जी, ये बात और बताने से और पहले और सबसे सबसे सर महत्वपूर्ण बात कि क्या विपक्ष के पास रियली इतना पावर आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस सदन और लोअर सदन में है, जहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इम्पीचमेंट ला कर उनको हटाया जा सके? आपको ऐसा लगता है कि पॉसिबल है, या सिर्फ विपक्ष भी राजनीति कर रहा है, एक हवा बना रहा है? देखिए धीरेन्द्र जी, आपके इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं कुछ एक और बात, आपको महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहूँगा, जहाँ तक सवाल है चुनाव आयोग का। ये वही चुनाव आयोग है, आप एक चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन सेशन का नाम आप सुने होंगे, जो 1990 से हाँ 96 जी, बीच में इनका कार्य। तो जरूर। 1995 का जब बिहार में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, तो उसमें लालू प्रसाद ने सोचे थे कि होमगार्ड से मतलब चुनावी ड्यूटी पर लगाया जाए। लेकिन टीएन सेशन, इनको कहा जाता है कि एक ऐसा ऑफिसर जो अपनी ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में जो मतलब नेता लोग को जो खाता था। आप थोड़ा समझिए इस उन्होंने सर जरूर। उन्होंने होमगार्डों को हटा करके सरकार के दबाव में न आते हुए आईटीबीपी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, बीएसएफ को, सीआरपीएफ को लगाया था चुनावी ड्यूटी में, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये करवाए थे। और जहां भी गड़बड़ी पाई पाई गई थी, वहां पर फिर से उन्होंने री इलेक्शन करवाया था। वो थे टीएन सेशन। तो ये क्रेडिबिलिटी, एक सवाल उठता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर कि नहीं होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन इतना स्ट्रांग है, आर्टिकल 324 इसको इतना मजबूत करता है कि कहीं भी दबाव में नहीं आना चाहिए। और देखिए, आप जो पूछ रहे हैं इम्पीचमेंट लाने के लिए, इम्पीचमेंट या विपक्ष चाहे या कोई चाहे
ये इतनी आसान बात नहीं है और इसीलिए ये बहुत ही कठिन कार्य है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को या जज को जो हटाने का जो प्रक्रिया है, जितना मुश्किल उतना ही मुश्किल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हटाने के लिए। इसीलिए इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछा कि क्या विपक्ष राजनीति कर रहा है या रियली इसके पास इतनी पावर है जो ये कैपेबल है विपक्ष की नहीं इम्पीचमेंट ला सकता है, लाया तो जा सकता है पर क्या हटा सकता है, क्या इतनी एबिलिटी है विपक्ष के पास आज भारत की राजनीति में? देखिए धीरेन्द्र जी, इसमें क्या है कि लोकतंत्र में सब चीज संख्या बल ही नहीं होता है। एक संकेतात्मक विरोध भी होना चाहिए। अगर आपके पास 2 ही अगर मतलब कि लोकसभा में या विधानसभा में अगर आपके सदस्य हैं, तो वो लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए मेरे अनुसार विरोध होना बहुत ही ज़रूरी है। वो नकारात्मक चीज़ों का। और पहली बात, ये तो ऑब्वियस है कि विपक्ष के पास उतना जनसंख्या नहीं है क्योंकि देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हटाने के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होता है। तो स्पेशल मेजॉरिटी हो गया कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बारे में हम्म, होता है जैसे मान लीजिए 543 लोकसभा सदस्य हैं, तो 543 का 2/3 हो गया 272। तो करेक्ट। इसमें मतलब ये आपको थोड़ा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये इम्पीचमेंट होना उतना आसान बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर विपक्ष को ऐसा लगता है तो विपक्ष को डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट दैट कि दे आर नॉट एबल टू डू सो एंड स्टिल इफ दे आर डूइंग, इसका मतलब ये है कि वो कहीं न कहीं अ, एक जिंदा सबूत है कि लोकतंत्र है और उनको पूरा अधिकार है इस बात को कि वो अपनी बातों को रख सके, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सुना जी, इस पूरे विश्लेषण के दौरान इतनी सारी घटनाएं हुई, सवाल ये उठता है कि क्या इतनी सारी घटनाओं के बावजूद भी हम सभी लोग या देश के लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर बिलीव किया जा सके, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अपनी कार्यशैली में सुधार की और आवश्यकता है? आप कैसा देखते हैं? Being citizen of this country, Honorable Dhirendra ji, I think we should believe on Election Commission of India. It is independent institution, as many of times I have been told. It is autonomous body, and nobody can force Election Commission of India. There is no authority over it. आप और हम एक लोकतांत्रिक नागरिक होते हुए इस पर हम लोग को विश्वास करना चाहिए। हाँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी ये सोचना चाहिए कि हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो लोगों में अविश्वास पैदा हो। लोगों में हम्म। एक ये ना लगे कि हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ज़मीर है वो ज़िंदा नहीं रहा। तो लेकिन देखिए कहीं न कहीं बायसनेस आप दिल्ली के इलेक्शन देखिए और बिहार के इलेक्शन आप तो एनालिसिस कीजिए। जस्ट एनालिसिस विदाउट बीइंग बायस्ड, तब आपको पता चले कहीं न कुछ न कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है और हम लोग को विश्वास करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमारा आग्रह भी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ठीक है। आप हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं नहीं, कंटिन्यू कीजिए। हम ये बोलते हैं कि आयोग की क्रेडिबिलिटी पर अगर सवाल उठती है, अगर कहीं न कहीं बायसनेस दिखता है, तो ये आयोग का काम है कि वो अपना स्टैंड क्लियर करे और लोगों को अपने विश्वास में लाएँ, तभी एक जीता-जागता लोकतंत्र हमारा भारत कहा जा सकता है। दैट्स ऑल। एक एक छोटा सा लास्ट मेरा एक और क्वेश्चन है सर। चूंकि मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन थोड़ा हम आपको भी आता है और हमें भी आता है, लेकिन मैंने चूंकि इलेक्शन की जब काउंटिंग हो रहा था और उसके 1-2 दिन बाद हुआ, तो बिहार में बहुत सारे जो लोग थे उनके द्वारा ये कहा गया कि अरे राष्ट्रीय जनता दल को तो सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, पर सीटें 25 मिली, ये कैसे? 1 करोड़ 9 लाख या 1 करोड़ 15 लाख के बीच में आरजेडी को वोट मिले, जबकि 96 लाख या 85 लाख के आसपास जेडीयू को वोट मिले, फिर भी इनके सीट का रेशियो 85 और 95% स्ट्राइक रेट है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को 25 सीट मिला। तो इसका सीट का और वोट के काउंटिंग का क्या क्रोनोलॉजी है, थोड़ा दूसरी तरफ से थोड़ा समझा दीजिए व्यूअर्स को। देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल रहा धीरेन्द्र जी आपका। बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन हम देखें और फिर देखिए शायद लोगों को थोड़ा जानकारी की थोड़ा ये अभाव है इसमें। देखिए एक्चुअल क्या होता है कि एक सिस्टम होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। या ये है राइट। एरिया और एक होता है प्रोपोर्शनल सिस्टम। तो भारत में हमारा जो एमपी और एमएलए का जो ये चुनाव होता है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अनुसार होता है। हम्म। इसमें ये होता है कि देखिए ये क्या है कि भारत एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ पर प्रोपोर्शनल सिस्टम से चुनाव कराना और देखिए क्या है कि मान लीजिए कि कोई कोई एक कंस्टिट्यूएंसी ले लिए, मान लीजिए कि कोई कंस्टिट्यूएंसी एक्स ले लिए, तो बहुत सारे पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करती है एक्स, वाई, जेड, एल, एक्स मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है बहुत सारे। तो मान लीजिए कि धीरेन्द्र जी खड़े हैं, हम खड़े हैं, कोई और खड़ा है, तो मान लीजिए कि 100 में से आपको 20 वोट मिला, किसी को 18 मिला, किसी को 15 मिला, थोड़ा समझिएगा थोड़ा-सा। तो मान लीजिए कि आप 20 वोट ला करके आप जीत गए, किसी को 15 मिला, किसी को 17 मिला, किसी को 16 मिला, लेकिन आपके विपक्ष में 80% 80 लोगों ने वोट दिया है, इसके बावजूद भी आप विनर इसलिए हैं क्योंकि आपको मैक्सिमम वोट पड़ा। ये इसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। क्योंकि उस हम्म। कंस्टिट्यूएंसी में आपको
ज़्यादा वोट पड़े हैं और ये इसलिए सही है कि एक व्यक्ति किसी कंस्टिट्यूएंसी से चुना जाता है तो उसका अकाउंटेबिलिटी रहता है। ये हो गया। ये आपको मल्टी पार्टी सिस्टम में ये होता है। अब देखिए थोड़ा-सा 2 मिनट और समय दीजिएगा मुझे। अब हाँ, दूसरी श्योर, बात श्योर। हो गई प्रोपोर्शनल सिस्टम। प्रोपोर्शनल सिस्टम होता है मान लीजिए कि जैसे ये इज़राइल में होता है इसके अनुसार। मान लीजिए कि 100 सीटें हैं, तो मतलब कि 100% मान करके चलिए 100% सीट में कोई पॉलिटिकल पार्टी ए और बी है। तो मान लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी ए को पड़ा मतलब 55% और पॉलिटिकल पार्टी बी को मिला 45% और मान लीजिए कोई और भी पॉलिटिकल पार्टी है सी जिसको 55-45 मान लीजिए कि 50-40 और पॉलिटिकल पार्टी सी को मानकर चलिए कि 10% टोटल मिला। तो टोटल जो मतलब कंस्टिट्यूएंसी रहता है उसका 50% सीट पॉलिटिकल पार्टी ए को मिला, 40% पॉलिटिकल पार्टी बी को मिला और 10% पॉलिटिकल पार्टी सी को मिला। नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसी। लेकिन कौन किस कंस्टिट्यूएंसी का उम्मीदवार है ये मतलब कि जीता हुआ ये पता नहीं चल पाता इसलिए अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती है। तो जो प्रोपोर्शनल सिस्टम है, वो केवल छोटे देशों में ही संभव है। तो जहाँ तक सवाल है कि आरजेडी को इतना वोट मिलने के बावजूद भी 25% है, ये इसलिए कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत हमारा चुनाव होता है, ना कि प्रोपोर्शनल सिस्टम के तहत। हाँ, एक एक रीज़न ये भी रहा कि राष्ट्रीय जनता दल 143 सीट तो बिहार में लड़े थे, जबकि जेडीयू और हाँ, भारतीय जनता पार्टी 101 या 101 सीटों पे लड़ी थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके उसके वोट कम भी रहेंगे तो 100 पार्ट में डिवाइड होंगे। राष्ट्रीय जनता दल के वोट 143 भागों में डिवाइड होंगे। अगर हुँ, ज़्यादा भी आए, 1 करोड़ 9 लाख भी आए, तो उसको 143 से भागा दीजिए। और जेडीयू और बीजेपी के अगर 1 करोड़ भी आया होगा, तो उसको 100 से भाग दीजिए। तो पर हुँ, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका 1 लाख हो जाएगा। तो 100 सीट का 100 से भाग दे दीजिएगा। देखिए राष्ट्रीय जनता दल तो अगर 1 करोड़ 9 लाख है तो 40 भाग दीजिएगा। आई थिंक 85,000 85 बाय 85 या 82 के आसपास पड़ जाएगा, 1000 के आसपास। तो ऐसे क्रोनोलॉजी समझा जा सकता है। ठीक है हुँ, चंदन जी, हुँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका विश्लेषण सटीक और टू द पॉइंट था और इसके लिए हम बहुत-बहुत स्वागत आपका करते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, आपने ये पूरा विश्लेषण आपने सुना और आप अब आपकी राय की बारी है कि आप ये बताइए कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरीके से चुनाव कराया जा रहा है, ये सही है या इसमें और कुछ गुंजाइश की बात है? आप अपना राय इस कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। हम लोग ज़रूर उसको देखेंगे, हम लोग ज़रूर उसको समझेंगे कि हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों की क्या राय है और तब तक के लिए नमस्कार और अगले एपिसोड में हम लोग एक और नए एपिसोड के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ ज़रूर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।